नमस्कार साथियों। आज हमारी क्लास है डीसी मोटर की भाग 2। इससे पहले हम भाग 1 में विस्तृत चर्चा डीसी मोटर के ऊपर कर चुके हैं। भाग 2 में हम डीसी मोटर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि डीसी मोटर कितने प्रकार की होती है। डीसी मोटर के प्रकार। तो डीसी मोटर जो है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। पहला सीरीज डीसी मोटर, दूसरा शंट डीसी मोटर और तीसरा कंपाउंड डीसी मोटर। जो डीसी जनरेटर के भाग थे वहीं यहाँ डीसी मोटर के भाग हैं। पहला है डीसी सीरीज मोटर। तो सबसे पहले हम इसी भाग को देखेंगे, डीसी सीरीज मोटर, जिसे हम श्रेणी डीसी मोटर भी कहते हैं। डीसी सीरीज मोटर, जिसे हम हिंदी में श्रेणी डीसी मोटर भी कहते हैं। अब इसका सबसे पहले देखते हैं हम परिपथ आरेख। तो ये हमारी फील्ड वाइंडिंग और ये क्या है, सीरीज की, इसलिए इसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। अर्थात ये हमारा आर्मेचर है, ये आर्मेचर और ये हमारे कार्बन ब्रश। और इसे हम सप्लाई से संयोजित कर देते हैं। तो ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, और ये हमारा आर्मेचर। यहाँ से हम इसे अब की बार डीसी सप्लाई देंगे, डीसी सप्लाई देंगे। जबकि जनरेटर में क्या होता था, हम डीसी सप्लाई प्राप्त करते थे। तो प्राप्त करते थे तो हम तीर का निशान भी ऐसे लगाते थे। जबकि हम इसमें डीसी सप्लाई देंगे तो इसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये हमारी धारा है। तो इसमें बहने वाली धारा तो आई ए अर्थात आर्मेचर धारा, और ये सीरीज फील्ड है, अर्थात इसे हम सीरीज फील्ड लिख सकते हैं, सीरीज फील्ड। तो इसमें बहने वाली धारा आई एस ई अर्थात सीरीज फील्ड की धारा, तथा लोड से हम अर्थात सप्लाई से दे रहे हैं हम, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा चिन्ह। तो इसमें सप्लाई दे रहे हैं तो इसके लिए ये आई एल अर्थात लोड धारा। तो यह है डीसी सीरीज मोटर का परिपथ आरेख। परिपथ आरेख। अब देखते हैं इसके सूत्र बनाते हैं, हम सूत्र बनाते हैं। तो ये हमारे जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये पूरा पथ एक श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो इसमें जो धारा का मान होगा वो एक ही मार्ग होगा, और जो धारा का मान होगा इन सब में एक ही मान की धारा प्रवाहित होगी। तो इसलिए इसमें आई एल, आई ए सी तथा आर्मेचर धारा का मान, तीनों को धारा का मान समान होगा। अर्थात आई ए बराबर आई एस ई बराबर आई एल। तो इसमें तीनों धाराओं का मान समान होगा। ये अब निकालते हैं हम, इसमें जो डीसी स्रोत से हम जो इसको विभव दे रहे हैं, ईएमएफ इसको प्रदान कर रहे हैं, उसको निकालते हैं। तो उसके लिए हम इसको V का प्रयोग करेंगे। इस पर जो वोल्टेज है वही हमारे पास कुल वोल्टेज है, क्योंकि हम इसको जितना वोल्टेज दे रहे हैं वही हमारा कुल वोल्टेज है। जबकि जनरेटर में हमारे यहाँ पे कुल वोल्टेज मिलता था, क्योंकि हम जितना उत्पन्न कर रहे हैं वो उसको दे रहे हैं। तो V बराबर किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करते हुए हम इसमें V का मान निकालेंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, सभी वोल्टेज ड्रॉपों का योग दिए जाने वाले कुल विभव के बराबर होता है। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप, इसका वोल्टेज ड्रॉप और इसका वोल्टेज ड्रॉप, इसका तो वोल्टेज ड्रॉप खुद कुल आएगा, तो ये तो हमारा V है। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो हमारे पास इसमें बहने वाली धारा आई ए तथा आर्मेचर का प्रतिरोध आर ए हो जाएगा। अर्थात आई ए इंटू आर ए प्लस इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी ये होगा। तो इसमें बहने वाली धारा तो आई ए सी तथा इसका जो प्रतिरोध है वो आर एस ई हो जाएगा। इसका प्रतिरोध आर ए था, तो इसको हम गुणा कर देंगे
ISE प्लस इसमें इसका वोल्टेज ड्रॉप आ गया, इसका वोल्टेज ड्रॉप आ गया, पर अभी भी हमारे पास कुछ वोल्टेज बचा हुआ है। तो वो क्या है? हमने पढ़ा था भाग 1 में इससे पहले बैक ईएमएफ के बारे में। तो ये जो आर्मेचर होता है वो थोड़ा बहुत वोल्टेज उत्पन्न करता है, उसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। तो इसमें बैक ईएमएफ भी जुड़ेगा, अर्थात ईबी। तो इसमें बैक ईएमएफ प्लस इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप और इसका वोल्टेज ड्रॉप मिला के हमारे पास इस जगह पे जो वोल्टेज हम इसको दे रहे हैं वो कुल वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा, जिसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जिससे हमारे न्यूमेरिकल भी सोल्व होते हैं। जिससे परीक्षा में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, उनको भी हम इसी सूत्रों से सोल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं हम इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है। फील्ड वाइंडिंग, तो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटे तार से बनाई जाती है। मोटा तार, इसमें जो टर्न्स की संख्या होती है वो कम होती है। लपेट कम, लपेटें कम होती है, इसलिए इसका प्रतिरोध भी कम होता है। प्रतिरोध कम, और इसलिए इसका जो टॉर्क है वो भी उच्च होता है। टॉर्क उच्च। अब देखते हैं हम जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसे हम मोटे तार लपेटे कम व कम प्रतिरोध का ही क्यों बनाते हैं। तो मान लीजिए हमने इसका प्रतिरोध ज़्यादा रखा, तो इसमें से यदि हम धारा देंगे तो जो अधिक प्रतिरोध होने के कारण इसमें से यहाँ पे धारा रुक जाएगी और आगे नहीं जा पाएगी। तो ये तो अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेगा, परंतु आर्मेचर अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये दोनों आपस में प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे, जिस कारण इसमें टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, तो ये मोटर चालू नहीं होगी। तो इसलिए हम इसको कम प्रतिरोध का बनाते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग को। अब देखते हैं इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले आता है, हमें डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड के साथ ही चालू करना चाहिए, अर्थात इसे हमें कभी भी बिना लोड के नहीं चालू करना चाहिए। तो इसे हमेशा लोड के साथ ही चालू करना चाहिए। लोड के साथ ही चालू करना चाहिए। चालू करना चाहिए। अब हमेशा इसे हम लोड के साथ ही क्यों चालू करें, हम इसे हमेशा बिना लोड के क्यों चालू नहीं कर सकते, तो उसे समझते हैं। तो हम मान लीजिए हमें तो इसे लोड के साथ ही चालू करना चाहिए, पर ये हमें इसमें लोड नहीं जोड़ते। हम इसमें लोड नहीं जोड़ते तो आपको पता है आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत कम होता है। वो बहुत कम होता है, और जबकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग का भी हमने प्रतिरोध कम रखा है। तो इसमें जो धारा आएगी, इसका प्रतिरोध कम है तो पूरी धारा आएगी, इसका प्रतिरोध कम होने की वजह से पूरी धारा आएगी और ये इसमें जाएगी। और आर्मेचर का प्रतिरोध कम होने की वजह से ये इसकी वाइंडिंग को जला देगा। तो जो धारा ज़्यादा आएगी तो ये अपनी वाइंडिंग को जला लेगा, इसलिए हम इसे बिना लोड के चालू नहीं कर सकते। हमेशा इसे हम लोड के साथ ही चालू करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम। तो डीसी सीरीज मोटर का जो टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क, वो बहुत उच्च होता है और वो पूर्ण लोड टॉर्क का 5 से 6 गुना होता है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का, पूर्ण लोड टॉर्क का 5 से 6 गुना होता है। 5 से 6 गुना होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो इसका जो, इसमें जो हम यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसकी गति, इसकी गति जो प्राप्त करते हैं वो लोड के साथ परिवर्तित होने वाली गति है। और किस प्रकार की वो गति है कि लोड के साथ ये किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो लोड बढ़ने पर इसकी गति घटती है। लोड बढ़ने पर, लोड बढ़ने पर इसकी गति घटती है। लोड बढ़ने पर इसकी गति घटती है।
अब मान लीजिए अब लोड बढ़ रहा है और गति घट रही है। अब मान लीजिए हम गति लोड को तो घटाते हैं और गति को बढ़ाते हैं। तो लोड हमने जैसे जैसे घटाते हैं और एक वक्त पे हम जीरो कर देते हैं तो गति हाईएस्ट हो जाती है, अर्थात अधिकतम गति पर चालू हो जाती है। तो इसलिए भी हमें इस अधिकतम गति पर चालू हो जाएगी। और वो क्यों होगी? क्योंकि इसमें धारा ज़्यादा हो जाएगी और धारा ज़्यादा जाने के कारण ये अपनी वाइंडिंग को जला लेगा। इसी वजह से इसे हमेशा बिना लोड के नहीं चालू करना चाहिए, लोड के साथ ही चालू करना चाहिए। तो ये थे पॉइंट जो डीसी सीरीज मोटर की विशेषताएं। अब देखते हैं हम इसके अभिलक्षण वक्र के बारे में। तो सबसे पहला जो अभिलक्षण वक्र आता है वो आता है वैद्युतिक अभिलक्षण वक्र, जो बनता है हमारे टॉर्क व धारा के मध्य, जिसे हम वैद्युतिक अभिलक्षण वक्र कहते हैं। वैद्युतिक अभिलक्षण वक्र जो मैंने आपको भाग 1 में पढ़ाए थे, वैद्युतिक अभिलक्षण वक्र। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो हम वक्र बनाते हैं वो हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। यह हमारा टॉर्क है और यह हमारी धारा अर्थात लोड धारा। तो हम मानते हैं जैसे जैसे हम धारा को बढ़ाते हैं, तो इसका मैंने बताया आपको स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है पूर्ण लोड का 5 से 6 गुना होता है। 5 से 6 गुना होने का अर्थ है इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत उच्च होता है। तो इसमें स्टार्टिंग का टॉर्क उच्च होता है, जबकि जैसे जैसे गति बढ़ती है, लोड बढ़ता है, गति घटने लग जाती है और टॉर्क भी घटने लग जाता है और एक समय पर वो नियत हो जाता है। अब देखते हैं जैसे जैसे हम धारा को बढ़ाते हैं तो टॉर्क में कैसा परिवर्तन आता है। तो इसमें हमें ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है। अर्थात शुरुआत में तो हमें उसमें धारा बढ़ाने पर लोड बढ़ाने पर जो टॉर्क है वो अधिकतम प्राप्त होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो नियत हो जाता है, एकदम कांस्टेंट हो जाता है। तो इस वजह से हमें इसका जो ग्राफ है वो परवलयकार ग्राफ प्राप्त होता है, परवलयकार ग्राफ प्राप्त होता है। अब देखते हैं इसमें जो स्टार्टिंग के समय जो टॉर्क होता है, स्टार्टिंग के जो समय टॉर्क होता है वो धारा पर किस प्रकार निर्भर होता है। तो इसमें स्टार्टिंग में जो टॉर्क होता है, अब मैंने आपको भाग 1 में बताया था टॉर्क फाई और आई पर निर्भर करता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स और धारा पर। तो इसमें हम ये टॉर्क और धारा के मध्य बात कर रहे हैं। तो इसमें जो टॉर्क होगा स्टार्टिंग के समय वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। आप देख सकते हैं इसमें अचानक से टॉर्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है स्टार्टिंग में। तो टॉर्क जो होता है स्टार्टिंग में धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। और ये किसके लिए? डीसी सीरीज मोटर के लिए। जबकि जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो संतृप्ति के बाद, अर्थात उसे अभी और चुंबकित किए जाने पर वो अब चुंबकित नहीं होगी। तो उस स्थिति में वो जो उसमें जो टॉर्क का मान होता है अर्थात धारा का मान वो नियत हो जाता है, अर्थात कांस्टेंट हो जाता है। तो चुंबकीय संतृप्ति के बाद जो टॉर्क होता है वो धारा के समानुपाती हो जाता है डायरेक्ट। स्टार्टिंग में तो जो टॉर्क होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये बहुत परीक्षा में पूछा गया है कि डीसी सीरीज मोटर के लिए स्टार्टिंग में टॉर्क धारा के किसके समानुपाती होता है? डायरेक्ट धारा के वर्ग के या धारा के वर्गमूल आदि ऑप्शन दे देता है। तो उसमें राइट आंसर होता है धारा के वर्ग के। जबकि पूछ लेता है कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसका चुंबकीय संतृप्ति के बाद जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है? तो वो डायरेक्ट धारा के समानुपाती होता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। उपयोग से पहले हम देखते हैं और अभिलक्षण वक्रों के बारे में। अब आता है हमारा सेकेंड वक्र जो बनता है हमारा गति व आर्मेचर धारा के मध्य, एन व आर्मेचर धारा अर्थात IA के मध्य। तो इसमें हमें जो प्राप्त होता है वो इस प्रकार का प्राप्त होता है ग्राफ। ये हमारी एन अर्थात गति है और ये हमारी आर्मेचर धारा। तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं, लोड बढ़ाने का मतलब है हम आर्मेचर धारा बढ़ा रहे हैं, उसमें जो धारा प्रवाह करवा रहे हैं हम वो अधिक मान का करवाना लोड बढ़ाना होता है। तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं तो मैंने आपको बताया था लोड बढ़ने पर इसकी गति घटती है
तो इसमें जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा वो इस प्रकार का प्राप्त होता है। अर्थात जैसे जैसे हम लोड बढ़ा रहे हैं, धारा का मान बढ़ा रहे हैं, हमारे पास गति घट रही है। तो इसमें जो गति होती है वो ई बी अपॉन फाई से निर्भर करती है। अर्थात फाई हमने देखा था, जो फाई होता है वो आई पर निर्भर करता है। अर्थात जैसे जैसे हम धारा आई का मान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी गति व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण घट रही है। तो एन जो होता है वो आई ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आता है हमारा तीसरा वक्र, जो बनता है गति व टॉर्क के मध्य। गति व टॉर्क के मध्य, जिसे हम यांत्रिक अभिलक्षण वक्र कहते हैं। यांत्रिक अभिलक्षण वक्र। यांत्रिक अभिलक्षण वक्र। तो जो गति और टॉर्क के मध्य जो वक्र प्राप्त होता है हमारा इस प्रकार का प्राप्त होता है। ये हमारा टॉर्क, ये हमारी गति। तो टॉर्क और गति के मध्य जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती का होता है। अर्थात जैसे जैसे हम गति को बढ़ाते हैं, टॉर्क हमारा घटता है। तो इसलिए हमें इसमें भी टॉर्क इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। अर्थात टॉर्क जो होता है वो गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये थे डीसी सीरीज मोटर के अभिलक्षण वक्र। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका जो उपयोग है वो भारी कार्यों में किया जाता है। अर्थात जहाँ भी हमें ट्रैक्शन कार्यों में आदि में खींचने जैसे कार्यों में हमें डीसी सीरीज मोटर का उपयोग में लेते हैं। तो ट्रैक्शन कार्यों में, या भारी लोड उठाने में, भारी लोड उठाने में, या क्रेन में व होएस्ट में आदि में हम डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। अगला जो प्रकार आता है हमारा डीसी मोटर का वो है डीसी शंट मोटर, जो है हमारा दूसरा प्रकार। डीसी शंट मोटर, जिसे हम हिंदी में डीसी समांतर मोटर भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम डीसी शंट मोटर का परिपथ आरेख। तो ये हमारी इसकी फील्ड वाइंडिंग, और इसमें हम आर्मेचर लगाएंगे जो इसके समांतर क्रम में लगा होता है। और इसे हम सप्लाई से संयोजित कर देंगे, और कौन सी, वो भी डीसी सप्लाई से। तो ये हमारा डीसी शंट मोटर का परिपथ आरेख। जबकि डीसी सीरीज मोटर में हमारे पास जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, और डीसी शंट मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है। तो ये जो धारा का हम इसे प्रोवाइड करेंगे ये है हमारी आई एल, अर्थात लोड धारा। आर्मेचर में जाने वाली धारा आई ए कहलाएगी, और फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली धारा, क्योंकि शंट फील्ड है इसलिए आई एस एस से प्रदर्शित करेंगे। आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो आर ए कहलाएगा, और शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध आर एस एच कहलाएगा। तो ये हो जाता है हमारा परिपथ आरेख। परिपथ आरेख। अब बात करें इसके सूत्रों की, तो हम इसमें सबसे पहले किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, जो है किरचॉफ का धारा नियम। हम इस बिंदु के लिए किरचॉफ का धारा नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है? किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग हमेशा बराबर होता है। तो इस बिंदु पर आने वाली धारा कौन कौन सी है? आई एल। आई एल एक तरफ लिखेंगे, बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो जाने वाली धारा कौन कौन सी? आई एस एच और आई ए। आई एस एच प्लस आई ए। तो किरचॉफ के पहले नियम से हम ये वाला सूत्र बनाते हैं। तो आई एल लोड धारा जो होती है वो शंट फील्ड धारा व आर्मेचर धारा का योग के बराबर की होती है। तो ये तो निकाला हमने लोड धारा। अब निकालते हैं हम कुल विभव, जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो V निकालने के लिए हमें कुल विभव निकालने के किरचॉफ का वोल्टा नियम का उपयोग करना पड़ेगा।
अब वोल्टा नियम का उपयोग हम कहाँ करेंगे इसमें? तो हम इस लूप के लिए किरचॉफ का वोल्टा नियम का उपयोग करेंगे, अर्थात इस लूप के लिए। तो इस लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस सभी का योग कुल वोल्टेज के बराबर आएगा। तो इसमें जहाँ जहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हम उसको लेंगे। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप सबसे पहले आर्मेचर पे होता है। तो आर्मेचर में बहने वाली धारा आई ए और इसका प्रतिरोध आर ए। आई ए और आर ए का गुणनफल हमारे पास इसका वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, प्लस इसमें जो हमारे पास बैक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है वो भी हमारे पास इस कुल वोल्टेज में जुड़ेगा। तो ये हमारे पास ई बी, अर्थात जो कुल वोल्टेज का सूत्र आएगा वो हमारे पास आएगा आई ए आर ए प्लस बैक ईएमएफ, अर्थात हमारा बैक ईएमएफ और इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का योग कुल वोल्टेज होगा। जो हम डीसी सप्लाई उसे दे रहे हैं ना, उस वो कुल वोल्टेज होगा। अब बात करते हैं हम शंट फील्ड वाइंडिंग की। शंट फील्ड वाइंडिंग कि वो किस प्रकार की बनाई जाती है? तो वो हमारे पतले तार से बनाई जाती है। पतला तार, इसमें जो लपेटें होती है वो अधिक होती है। लपेटें अधिक, इस कारण इसका प्रतिरोध भी अधिक होता है। प्रतिरोध अधिक, तो इसका जो टॉर्क होता है वो निम्न होता है। टॉर्क निम्न। तो इस प्रकार की हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग बनाई जाती है। अब जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध हम अधिक क्यों रखते हैं? अब मान लीजिए मैंने इसका प्रतिरोध कम रखा, इसका प्रतिरोध कम रखा और आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो भी कम होता है, अर्थात लगभग लगभग ये सेम प्रतिरोध हो जाते हैं। तो इसलिए जो आई एल आएगी इसमें से धारा, तो समान मान की धारा बढ़ जाएगी। इसमें दो भागों में समान मान की धारा बढ़ जाएगी। तो इसमें भी बराबर मान की और इसमें भी बराबर मान की धारा जाएगी। तो इस कारण ये, जबकि इस जो शंट फील्ड होती है उसमें हमें ज़्यादा मान की धारा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसमें कम मान की धारा जाएगी तो ये अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाएगी और हमारी मोटर चालू नहीं होगी। तो ये कारण था हमारे शंट फील्ड प्रतिरोध, शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसको अधिक प्रतिरोध का बनाने के कारण। अब बात करते हैं इसके कुछ विशेषताओं के बारे में। तो पहला पॉइंट आता है, इसे हमेशा हमें बिना लोड के ही चालू करना चाहिए, अर्थात इसे हमेशा हमें बिना लोड के ही चालू करें, इसे लोड लगाकर चालू नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, इसे हमेशा लोड के साथ ही चालू, बिना लोड के ही चालू करना चाहिए। इसे हमेशा बिना लोड के ही चालू करना चाहिए। अब इसे हमेशा बिना लोड के ही हमें क्यों चालू करना चाहिए, हम इसे लोड के साथ क्यों चालू नहीं कर सकते हैं उसे समझते हैं। तो ये हमारी डीसी शंट मोटर, तो इसे हमेशा बिना लोड के ही क्यों चालू करना चाहिए। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे लोड लगा दिया, लोड लगा दिए देने के कारण इसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा और इसका प्रतिरोध भी अधिक है। इसका प्रतिरोध भी अधिक हो जाने के कारण ये समान मान के हो जाएंगे लगभग लगभग। तो इसमें जो बहने वाली धारा है वो समान मान की जाएगी, जबकि मैंने बताया आपको जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें धारा हमें ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ये मुख्य चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। तो इसमें यदि कम धारा जाएगी तो ये अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर पाएगी। तो इस कारण हमारी जो आर्मेचर है उसका उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके साथ प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारे पास कोई भी टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा और हमारी मोटर नहीं घूमेगी। तो इस कारण हमें इसे हमेशा बिना लोड के ही चालू करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसकी जो लोड बढ़ाने पर गति है वो लगभग लगभग नियत रहती है। इसकी गति लोड बढ़ाने पर, लोड बढ़ाने पर लगभग लगभग नियत तो रहती है, परंतु कुछ दोषों के कारण इसकी थोड़ी सी गति घट भी जाती है। तो इसकी गति जो होती है लोड बनाने पर थोड़ी सी घटती है, थोड़ी सी घटती है, अर्थात लगभग नियत रहती है, लगभग नियत। अब इसका जो टॉर्क होता है
वो होता है एकदम नियत, अर्थात इसका टॉर्क नियत होता है। इसका टॉर्क लोड बढ़ाने पर घटता बढ़ता नहीं है, इसका टॉर्क एक समान होता है शून्य लोड से पूर्ण लोड तक। तो इसका टॉर्क नियत होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है अर्थात गति नियमन, वो नियत होता है। मैंने बताया इसका गति लोड बढ़ाने पर थोड़ी सी घटती है, अर्थात इसकी लगभग गति जो होती है लगभग नियत रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है, गति नियमन, वो नियत होता है। इसका स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन अर्थात गति नियमन, गति नियमन नियत होता है, नियत या एक समान होता है। तो ये है डीसी शंट मोटर की विशेषताएं। अब बात करते हैं इसके अभिलक्षण वक्रों के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो अभिलक्षण वक्र आता है वो बनेगा हमारे टॉर्क और आर्मेचर धारा के मध्य, टॉर्क व आर्मेचर धारा के मध्य, जिसे हम वैद्युतिक अभिलक्षण वक्र भी कहते हैं। तो ये जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा वो इस प्रकार का प्राप्त होगा। ये हमारी आर्मेचर धारा है, ये हमारा टॉर्क है। ये जो ग्राफ प्राप्त होगा हमें इस प्रकार का प्राप्त होगा। अर्थात जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाएंगे, आर्मेचर धारा का मान बढ़ाएंगे या लोड धारा का मान बढ़ाएंगे, वैसे हमेशा हमें टॉर्क अधिक प्राप्त होगा। मैंने आपको बताया इसका टॉर्क जो होता है डीसी शंट मोटर का वो नियत होता है, परंतु इसमें जब हम आर्मेचर धारा का मार्ग बढ़ाते हैं तो हमें इसका टॉर्क बढ़ता हुआ मिलता है। अर्थात जैसे जैसे हम आर्मेचर धारा का मान बढ़ाते हैं हमारे पास टॉर्क भी बढ़ता है। अब ये टॉर्क है हमारे पास क्यों बढ़ता है उसे हम देखते हैं। टॉर्क जो होता है वो फाई और आई के समानुपाती होता है, अर्थात फाई और आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। ये मैंने आपको भाग 1 में भी समझाया था ये क्यों होता है। तो जैसे जैसे हम आर्मेचर धारा को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे पास टॉर्क भी बढ़ता है। अब आता है इसका नेक्स्ट अभिलक्षण वक्र जो बनेगा गति और आर्मेचर धारा के मध्य, एन व आई ए के मध्य। तो मैंने बताया था इसकी जो डीसी शंट मोटर की जो गति होती है वो लगभग नियत होती है और थोड़ी सी घटती है। अर्थात इसका जो अभिलक्षण ग्राफ है हमारे इस प्रकार का प्राप्त होगा। ये हमारी एन अर्थात गति, ये हमारी आर्मेचर धारा। तो जैसे जैसे हम आर्मेचर धारा का मान बढ़ाते हैं तो इसकी गति में परिवर्तन नहीं होता है, ये लगभग स्थिर रहती है। अर्थात जो हमें गति प्राप्त होती है वो लगभग इस प्रकार प्राप्त होती है, परंतु कुछ दोषों के कारण, कुछ प्रतिक्रियाओं के कारण इसकी जो गति है वो भी थोड़ी सी घटती है। तो इस प्रकार हमें इसका ग्राफ प्राप्त होता है जो लगभग नियत ही रहती है परंतु थोड़ी सी घट जाती है पूर्ण लोड तक। तो जो एन होती है वो 1/5 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है अर्थात गति का मान, आर्मेचर फ्लक्स कैसे बढ़ेगा जब हम आर्मेचर का धारा का मान बढ़ाएंगे। तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ाने पर गति घटती है, परंतु इसमें हमें डीसी शंट मोटर में हमें नियत प्राप्त होती है, परंतु फिर भी ये थोड़ी सी घटती है। अब आता है इसका तीसरा अभिलक्षण वक्र जो बनेगा टॉर्क व गति के मध्य, एन व टी के मध्य, अर्थात टॉर्क व गति के मध्य। तो इसका जो ग्राफ प्राप्त होगा हमें इस प्रकार का प्राप्त होगा। अर्थात इसका यदि हम गति को बढ़ाते हैं या इसको गति को बढ़ाते हैं तो हमें टॉर्क कम प्राप्त होता है। अर्थात टॉर्क जो है वो एन के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होगा। यह हमारा टॉर्क है और यह हमारा एन है। अर्थात जैसे जैसे हम गति को बढ़ाते हैं हमारे पास टॉर्क कम प्राप्त होता है, टॉर्क घटता प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की कि डीसी शंट मोटर का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो डीसी शंट मोटर का जो उपयोग है वो स्थिर गति की डीसी मोटर में किया जाता है जहाँ हमें स्थिर गति की आवश्यकता होती है। स्थिर गति हेतु हमें डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं और लकड़ी का रंदा जो होता है उसमें भी हम डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं। लकड़ी का
रंदा। और पेपर मिल में भी हम इसका उपयोग करते हैं, पेपर मिल में। और हम इसका उपयोग ग्राइंडर में भी करते हैं, ग्राइंडर, छपाई मशीन। व इसे हम गोलीय आरी या व ब्लोअर में भी हम डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं। गोलीय आरी या ब्लोअर में आदि में हम डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट डीसी मोटर का प्रकार आता है हमारे पास, जो तीसरा प्रकार है वो है डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर, जिस प्रकार हमने डीसी जनरेटर वाले भाग में डीसी कंपाउंड जनरेटर पढ़ा था, उसी प्रकार इसमें तीसरा भाग है डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कम्युलेटिव डीसी कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर। सबसे पहले देखेंगे हम कम्युलेटिव डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में। कम्युलेटिव को हम संचयी डीसी कंपाउंड मोटर भी कहते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके परिपथ आरेख के बारे में। तो कंपाउंड मोटर का मतलब आपको पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले सीरीज मोटर पढ़ी, फिर शंट मोटर पढ़ी, अब कंपाउंड। अर्थात सीरीज में जो हम आर्मेचर और सीरीज को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते थे, शंट मोटर में हम फील्ड वाइंडिंग को और आर्मेचर को समांतर क्रम में जोड़ते थे। जबकि हम डीसी कंपाउंड मोटर में सीरीज व शंट दोनों फील्ड वाइंडिंग का उपयोग करते हैं, उसे हम कंपाउंड मोटर कहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले शंट वाइंडिंग जोड़ेंगे जो आर्मेचर के समांतर क्रम में होगी। ये हमारा आर्मेचर है, इसके समांतर क्रम में हमने शंट वाइंडिंग जोड़ दी। अब इसके सीरीज में हम सीरीज वाइंडिंग जोड़ेंगे और इसे हम सप्लाई से संयोजित कर देंगे, जो कि है डीसी। क्योंकि हम डीसी मोटर पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इसे डीसी सप्लाई से ही संयोजित करेंगे। तो ये हमारी शंट वाइंडिंग, इसलिए इसका जो प्रतिरोध है RSH, आर्मेचर का जो प्रतिरोध है RA है, और ये हमारी सीरीज वाइंडिंग है तो इसका प्रतिरोध RSE, अर्थात सीरीज का प्रतिरोध, सीरीज प्रतिरोध। अब लोड धारा है तो उसे हम यहाँ से प्रदर्शित करेंगे, लोड धारा IL। जो सीरीज फील्ड की धारा है उसे हम एक ही बात है, क्योंकि सीरीज फील्ड जो है वो लोड के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसलिए इसमें जो धारा प्रवाह होगी वो भी इसमें से भी वही धारा प्रवाह होगी। तो यहाँ से हमारी IL ही प्रवाह होगी। अब आर्मेचर में जाने वाली धारा IA कहलाएगी और सीरीज शंट फील्ड में जाने वाली धारा ISH कहलाएगी। तो ये हमारा कम्युलेटिव डीसी कंपाउंड का परिपथ आरेख, परिपथ आरेख। अब बात करते हैं हम इसके सूत्रों की। तो इसमें जो हम किरचॉफ का प्रथम नियम का उपयोग करते हुए धारा का मान निकालेंगे, तो इसके लिए हम इस पॉइंट पे देखेंगे। जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, जो कि है धारा नियम, वो क्या कहता है कि किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। तो इसमें आने वाली धारा कौन सी है? IL, और जाने वाली धारा कौन कौन सी है? IA तथा ISH। तो इनका योग IA प्लस ISH, तो इनका योग लोड धारा के बराबर होता है। तो ये आ जाता है हमारा धारा निकालने का सूत्र। अब देखते हैं हम कुल वोल्टेज का सूत्र। यहाँ पे हमें डीसी पर कुल वोल्टेज मिलेगा जो कि है V। तो V जो निकालेंगे हम इस लूप के लिए निकालेंगे, और इसके लिए हम किरचॉफ के द्वितीय नियम वोल्टता नियम का उपयोग करेंगे, जो कि कहता है जो कुल विभव जो होता है जो परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो इस पर, एक इस पर। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है हम इस प्रकार निकालेंगे, IA और RA प्लस इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा हमारे पास धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। धारा हमारे पास इसमें IL है और इसमें जो प्रतिरोध है RSE, IL और RSE, प्लस
हमने इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया, इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया, परंतु डीसी मोटर में बैक ईएमएफ भी होता है, अर्थात जो आर्मेचर है वो कुछ ना कुछ ईएमएफ उत्पन्न करता है, तो वो बैक ईएमएफ भी हमारे कुल वोल्टेज में जुड़ता है, तो अर्थात ईबी, अर्थात इन तीनों का जो योग है हमारे पास कुल वोल्टेज आएगा। तो ये हमारा डीसी कम्युलेटिव डीसी कंपाउंड मोटर। अब बात करते हैं इसके कुछ अभिलक्षण वक्रों के बारे में। तो सबसे पहले जो अभिलक्षण वक्र बनेगा वो बनेगा टॉर्क और आर्मेचर धारा के मध्य, टॉर्क व आईए के मध्य, जिसे हम वैद्युतिक अभिलक्षण वक्र भी कहते हैं। तो ये जो अभिलक्षण वक्र है हमारे पास इस प्रकार का प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में हमारे पास सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी है और शंट फील्ड वाइंडिंग भी है, अर्थात दोनों का प्रभाव इस पर पड़ता है। तो हमारे पास हमको पता है सीरीज फील्ड में, अर्थात डीसी सीरीज की बात करें हम डीसी सीरीज मोटर के बारे में, तो इसमें जो, क्योंकि ये टॉर्क और आर्मेचर धारा के मध्य बन रहा है, तो डीसी सीरीज के लिए जैसे जैसे हम आर्मेचर धारा को बढ़ाते हैं टॉर्क भी बढ़ता है, और स्टार्टिंग में जो टॉर्क है वो उच्चतम होता है, अर्थात 5 से 6 गुना। तो हमारे पास जो ग्राफ प्राप्त होता है डीसी सीरीज के लिए वो इस प्रकार प्राप्त होता है, हमने देखा है। अब हम देखते हैं समांतर क्रम के लिए, तो समांतर क्रम के लिए जो जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते हैं टॉर्क का मान भी वैसे वैसे बढ़ता है, अर्थात हमें जो ग्राफ है वो इस प्रकार का प्राप्त होता है। तो ये तो है हमारे शंट फील्ड के, शंट डीसी शंट मोटर के और डीसी सीरीज मोटर के। अब ज्ञात करते हैं हम कम्युलेटिव डीसी कंपाउंड मोटर के लिए ग्राफ। तो इसका जो ग्राफ है वो इन दोनों के मध्य में प्राप्त होगा, अर्थात इसका ग्राफ हमारे पास इस प्रकार प्राप्त होगा। तो ये जो है हमारे पास डीसी कम्युलेटिव डीसी कंपाउंड मोटर के लिए, कम्युलेटिव डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहले है वो है टॉर्क है, वो है सीरीज का, और उसके बाद हमारे पास इस प्रकार का सिंबल लगेगा जो मध्य में आएगा हमारे, क्योंकि हमारा बीच में है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, टॉर्क है हमारे पास कंपाउंड मोटर का, फिर है हमारे पास टी एस एच अर्थात शंट मोटर का। तो सबसे ज़्यादा जो टॉर्क है वो सीरीज मोटर का है, उसके बाद सबसे कम टॉर्क शंट मोटर का है, और मध्यम जो टॉर्क है वो कंपाउंड मोटर का रहेगा। नेक्स्ट जो अभिलक्षण वक्र आता है वो बनेगा हमारे आर्मेचर धारा और गति के मध्य, एन व आई ए के मध्य, एन व आई ए के मध्य। तो इसका जो ग्राफ है हमारे पास इस प्रकार का प्राप्त होगा। ये हमारी आई ए अर्थात आर्मेचर धारा और ये हमारी एन अर्थात गति। तो हमने पता है कि डीसी सीरीज मोटर के लिए हमारे पास जो आर्मेचर, जैसे जैसे हम आर्मेचर धारा बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो गति है वो घटती है, अर्थात हमारे पास जो ग्राफ है उसमें डीसी सीरीज के लिए वो इस प्रकार का प्राप्त होता है। जबकि हमारे पास डीसी शंट मोटर के लिए जो जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसमें गति में परिवर्तन नहीं होता है, और उसमें जो गति है वो लगभग स्थिर रहती है अर्थात नियत रहती है। तो उसका ग्राफ है जो इस प्रकार का प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम कम्युलेटिव कंपाउंड के लिए, तो उसमें जो ग्राफ है इन दोनों के मध्य में प्राप्त होगा, अर्थात इस प्रकार। तो ये तो है हमारा डीसी शंट के लिए, ये हमारा डीसी सीरीज के लिए, और ये हमारा डीसी कंपाउंड के लिए, डीसी कंपाउंड के लिए। तो ये हमारे हो जाते हैं दो ग्राफ अभिलक्षण वक्र। अब देखते हैं हम नेक्स्ट तीसरा अभिलक्षण वक्र जो बनेगा टॉर्क व गति के मध्य। तो जैसा कि हमारे पास तीनों अभिलक्षण डीसी सीरीज के लिए डीसी शंट के लिए पढ़ते हैं वैसा ही ग्राफ टॉर्क व गति के मध्य बनेगा, अर्थात इसमें जो टॉर्क और गति होती है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमणुपाती होती है, अर्थात जैसे जैसे हम गति बढ़ाएंगे वैसे वैसे टॉर्क घटेगा, या ऐसे कहें कि जैसे जैसे हम गति घटाएंगे वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। तो इसलिए हमारे पास जो इसका ग्राफ है वो इस प्रकार का प्राप्त होता है, क्योंकि टॉर्क गति के व्युत्क्रमणुपाती होता है। अब देखते हैं हम डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग।
कि डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। तो डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता हो, अर्थात जहाँ पर लोड परिवर्तन होने पर भी स्थिर गति हो। तो लोड परिवर्तन पर स्थिर गति प्राप्त करनी हो, स्थिर गति प्राप्त करनी हो, वहाँ हम डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। तो जैसे एलिवेटर में, स्वचालित सीढ़ियों में, स्वचालित सीढ़ियों में व प्रिंटिंग प्रेस में आदि में हम डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं हम डीसी कंपाउंड मोटर का दूसरा प्रकार जो है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का हम सबसे पहले परिपथ आरेख देखते हैं। तो ये हमारा आर्मेचर है, इसके समांतर क्रम में हमने शंट फील्ड वाइंडिंग जोड़ दी और इसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, वो इस प्रकार जोड़ी जाती है, अर्थात उसे हम उल्टा करके जोड़ते हैं, जिसके कारण इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होता है और शंट फील्ड में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो एक दूसरे का विरोध करने के कारण घट जाता है। जबकि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में जो सीरीज फील्ड का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है और शंट फील्ड का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो दोनों जुड़ जाता है और अधिक हो जाता है। इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है वो घटता है, जबकि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बढ़ता है। तो इसमें हम जो शंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो उसको उल्टे क्रम में जोड़ते हैं और इसे हम डीसी स्रोत से संयोजित कर देते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का परिपथ आरेख। इसमें जो फाई टी होता है वो फाई एस एच माइनस फाई एस ई प्राप्त होता है, अर्थात इन दोनों का अंतर जो हमारे पास कम प्राप्त चुंबकीय फ्लक्स घट जाता है जिसके कारण। जबकि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में हमारे पास फाई टी अर्थात कुल चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो बढ़ता है। अब बात करते हैं इसमें सबसे खास पॉइंट्स की। तो इस मोटर के लिए ओनली डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में जो होता है टॉर्क वो गति के समानुपाती होता है। जबकि हम पढ़ते आए हैं जितनी भी डीसी मोटर हमने पढ़ी है उसमें जो टॉर्क होता है वो गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे हम गति को बढ़ाते हैं टॉर्क वैसे वैसे घटता है। परंतु डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में इसका उल्टा होता है, जैसे जैसे हम गति बढ़ाते हैं तो टॉर्क भी बढ़ता है। तो इसमें इसमें टॉर्क गति बढ़ाने पर टॉर्क भी बढ़ता है, टॉर्क भी बढ़ता है। ये एकमात्र मोटर है जिसमें टॉर्क बढ़ाने पर गति बढ़ता है या गति बढ़ाने पर टॉर्क बढ़ता है, अर्थात एन जो है वो टॉर्क के समानुपाती होती है। ये बहुत बार परीक्षा में आ चुकी है, इस वजह से मैंने आपको ये बताया है। ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जिसका जो जो गति होती है वो टॉर्क के समानुपाती होती है। अब बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें ओवरलैप की स्थिति होती है, अर्थात इसमें ओवरलैप की स्थिति के कारण ये अस्थिर व्यवहार के कारण इसका उपयोग जो है वो कम किया जाता है। ओवरलैप की स्थिति के कारण ओवरलैप की स्थिति के कारण ये अस्थिर होती है, ये अस्थिर होती है, अर्थात डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में हमारे पास ओवरलैप की स्थिति आती है और इस कारण ये अस्थिर होती है, जिसके कारण इसका जो उपयोग है वो कम किया जाता है, इसका यूज कम किया जाता है। परंतु कुछ जगह फिर भी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं हम,
वो है बैटरी चार्जिंग या बूस्टर के रूप में। तो इसका जो उपयोग है वो बैटरी चार्जिंग व बूस्टर के रूप में करते हैं, बूस्टर के रूप में। तो ये हमारी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।